दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए कैप्सूल क्लास के साथ में। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हो, आज ये पहला कैप्सूल क्लास और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। भाई, एक कैप्सूल क्लास में अगर हम लोग 6-7 क्वेश्चन कवर करते हैं और ऐसे 10 कैप्सूल क्लास आप तक पहुंच पाते हैं, तो मतलब आपके पास 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचेंगे और इनके बाहर पेपर मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको भिनकना पड़ जाए, आप अच्छे से सब करके आ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं भैया आज का ये पहला कैप्सूल क्लास। पहला क्वेश्चन पेपर में कई बार 2 से 3 नंबर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? वाई प्लेटिनम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, यानी प्लेटिनम का इस्तेमाल इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों किया जाता है? सर जी, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब भी कभी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद्युत अपघटन होता है। सर जी, विद्युत अपघटन क्या होता है? लो भैया, एक टंकी ले लो, इसके अंदर मान लिया NaCl का विलयन भर दिया हमने, नमक का पानी भर दिया। यार, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस वाले को हम लोग क्या कहते हैं भैया? एनोड कहते हैं। माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। यानी ओवरऑल इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि जब कभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो ये NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। तो यानी ओवरऑल बात करें तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भैया? सरल भाषा में समझो, हम लोगों ने घरों में बैटरी देखी है। बैटरी में 2 किनारे होते हैं, एक करिया एक गोरिया, एक काला एक लाल, एक माइनस एक प्लस, उन्हें ही हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं भैया। तो क्वेश्चन ये है कि प्लेटिनम का जो इस्तेमाल है, पीटी का जो इस्तेमाल है, वो भैया इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों किया जाता है? बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण आप लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर 1, प्लेटिनम आसानी से जो एसिड हैं, जो बेस हैं तथा अन्य सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है हमने बैटरी बना के तैयार करी, रिएक्शन हो गई, मतलब पिघल गया। यानी नंबर 1 पॉइंट ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। यह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, यानी इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आसानी से करंट का फ्लो हो सकता है। तो इस वजह से भी इसका एक कारण है कि प्लेटिनम एक अच्छा कंडक्टर है भैया। ठीक है, यह हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी है तब भी ये जल्दी से पिघलेगा नहीं, आसानी से यह टिका रहेगा। इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण यह रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी देता है। सुनो, जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी उत्प्रेरक, यानी फुरेरी लगाने का काम करते हैं। तो सोच के देखो, उसी आदमी को बैठा दिया हमने, उसी को इलेक्ट्रोड बना दिया जो खुद भी फुरेरी लगाने वाला है। तो नॉर्मली ये प्लस का काम तो कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा पुश भी कर रहा है अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि भैया प्लेटिनम के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन को और तेजी से करवाने में सहायता करेगा। यानी इतने सारे पॉइंट है। आसान ऐसा ही आदमी तो चाहिए कि भैया पता चला बारात के दरवाजे पे एक आदमी लिफाफा लिखने बैठाला, पर ऐसा आदमी है 2 मिनट पिघल गया। एक लड़की आई, उसके पीछे पीछे चले गए, लिफाफे वहीं पड़े हुए। ऐसा आदमी चाहिए नहीं, जो रिएक्ट ना करे जल्दी, जो जल्दी पिघले ना, अच्छा कंडक्टर हो, लोगों से बातचीत कर पाए, वही व्यक्ति तो चाहिए होता। तो इसी वजह से हम लोग प्लेटिनम को इलेक्ट्रोड की तरह से इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये थोड़ा सा भैया आपको कठिन पड़ सकता है, लेकिन हम आपको बहुत आराम से समझाएंगे, ध्यान से समझना। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चल रहे हैं। समझो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या रूल है समझो। प्रपोज किया था, इसे सिडविक ने दिया था। इन्होंने कहा मेटल कार्बोनिल्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल मतलब कोई भी धातु। धातु क्या होती है? जो लोग भी पॉजिटिव बनाते हैं वो सारे के सारे, धा से याद कर लो, धा से धनायन, धा से धातु, जितने लोग भी प्लस बनाते हैं वो सारे मेटल होते हैं। कार्बोनिल का मतलब क्या है? CO मतलब क्या हो गया? कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल का मतलब जहां कहीं भी मेटल हो और CO हो, उसे हम लोग कार्बोनिल यानी मेटल कार्बोनिल कह देंगे। तो मेटल कार्बोनिल में मेटल एटम के N-1 शेल में, समझना भैया, जैसे अब आप फाइनल ईयर में हो तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे बात करते हैं, समझो। जैसे हम आपसे कहें कि भैया सोडियम का विन्यास बनाओ, ठीक, तो आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे वैलेंस शेल कौन सा है? 3s। तो यहां पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। और n से कम की बात करें तो जो 2 वाले हैं वो n-1 हो गए, जो 1 वाला है वो n-2 हो गया। अबे 3 में 1 गया तो 2 बचे, 3 में 2 गया तो 1 बचा, यही है ना। तो यानी जो मेटल होता है, जब उनका विन्यास आप बनाओगे तो जो n-1 सेल होगा, एक कम वाला होगा, सबसे बाहर वाला नहीं, उससे जो कम वाला होगा,
उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 होंगे। कैसे सर जी, समझाओ। देखो भैया, हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CrCO का होल ऑफ 6। यहां पे Cr क्या है? मेटल है, सभी को पता है। CO मतलब कार्बोनिल, यानी एक मेटल कार्बोनिल है। अब किस तरीके से ये अप्रोच करेगा समझना भैया। क्रोमियम का नंबर होता है 24। इसका विन्यास कैसे बनाओगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 और 4p0। ठीक, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही विन्यास बनाते थे। कई बार ऐसा भी करते थे कि भैया 3d में कितने 5 भर देते थे, 4s में हम लोग 1 भर देते थे, क्योंकि भैया d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 में से अगर 5 भरे होंगे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ज्यादा स्थायी हो जाएगा। नॉर्मली जो विन्यास बनता है वो ऐसे बनता है। कैसे? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4 22 और 2 24। ये GS का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे ही बनता है। ठीक, अब एक्साइटेड स्टेट आई, थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई तो बौरा गए। सर जी आगे 4p0 क्यों लिख रखा है? अभी दिखाते हैं आपको, समझना कि भैया क्रोमियम का नंबर 24 है। ठीक, इनके 3d में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4s में 2 हैं और उसके आगे इनके पास कुछ नहीं है, खाली 4p पड़ा हुआ है। अगर कोई इनसे जुड़ना चाहेगा तो ये उसे जोड़ लेंगे भैया। ठीक, तो एक्साइटेड स्टेट में इन्हें ऊर्जा मिली, ये बौराना शुरू हुए। क्या हुआ भैया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, ये s वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां ले लिए, तो d में 4 की जगह कितने होगा? 3d6। ठीक, 4, अब देखो जब 2 यहां से आ चलेगा तो 4s क्या हो गया? 0 हो गया। 4p पहले से 0 था, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। फायदा क्या हुआ समझना, D के अंदर समझो भैया, S के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और D के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। हुंड ने कहा था एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, एक सीधा भरा जाता है जिसे क्लॉक कहते हैं, एक उल्टा भरा जाता है जिसे एंटी क्लॉक कहते हैं। ऐसे P में 3 डब्बे बनते हैं, ऐसे D में 5 डब्बे बनते हैं। तो हमने जो एक्साइटेड स्टेट है 3d6, D में डब्बे कितने बना लिए? 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो शुरुआत के 6 में सब भर लिए, 1 2 3 4 5 6 भर गए भैया। 2 D खाली हैं, सुनते रहना। उसके बाद 4s में कितना डब्बा बनता? 1, तो 4s का 1 डब्बा बना के खाली है भैया। ठीक, 4p में कितने बनते हैं? P में 3, तो 3 डब्बे बना के खाली हैं। इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 डब्बे हमने खाली कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि Cr में हमें 6 CO को जोड़ना है। Cr में हमें 6 CO को जोड़ना है। और दिखाते हैं भैया, जब हमने लिखा कि हम लोग लिखेंगे Cr इन CrCO का होल ऑफ 6, तो 6 जो CO हैं वो इनके पास आएंगे, इन्हें अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे और इनके इन डब्बों को पूरा करेंगे भैया। तो देखो कैसे करेंगे, यहां तक तो कितना 2 2 4 2 6, यहां तक तो इलेक्ट्रॉन इनके पास थे। अब देखो भैया 2D वाले खाली, देखो 2 इलेक्ट्रॉन देखो CO आके इनसे जुड़ गया। ऐसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन CO आके इनसे जुड़ गया S वाले में। ऐसे 1 2 3 देखो CO आके जुड़ गया। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से CO जो इनके पास खाली ऑर्बिटल हो जाएंगे उनमें आके जुड़ जाएंगे और CrCO का होल ऑफ 6 बन जाएगा भैया। अब सर जी ये सिद्ध करके दिखाओ कि D में मतलब n-1 में 18 इलेक्ट्रॉन है, जो ये नियम है समझो। बाहर वाला कौन है बताओ? 4s2। बाहर वाला कौन है? 4s2। तो 4s में मतलब जो 4 है वो क्या हो गया? n हो गया। तो जो बचे 3 वाला, एक कम वाला, उसे गिनो जरा। यहां देखो भैया, जरा गिन के बताना सब लोग, यहां देखना जरा। ये देखो जो बाहर वाला है वो तो 4s है, 3 वाला गिनो बताओ। 3s2, 2 में s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, p में कितने हैं? 6 और d में कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 और 6 16 और 2 18। ये कौन है जरा देखो, 1 मिनट, ये कौन है? ये तो 4s है ना भैया। 4s वाला जो डब्बा खाली है ये तो 4p वाला खाली है ना। तो जो सबसे बाहर है वो n है, यानी n का नाम कितना हो गया? 4। तो n-1 यानी 3। तो 3 वाला कौन है? ये है, ये है, ये है। तो 2 इनके पास, 6 और 2 8 हो गए। इनके पास 6 थे, 2 2 इन लोगों ने दिए, तो कितने हो गए? 10 और 6 16 और 2 18। यानी जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं उनका n तो जो है वो है, लेकिन n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिख दिया। सो देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल ऑफ Cr इन CrCO का होल ऑफ 6। बेस्ट एग्जांपल आपको समझाया भाई, ठीक है। तो ये है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या होता है कोई पूछे तो कहना भैया जितने मेटल कार्बोनिल होते हैं उसमें जो सबसे बाहर वाला विन्यास है, जो n वाला विन्यास है, उससे जो एक कम वाले, जैसे बाहर 4 है तो 3 वाले गिन लो, 5 है तो 4 वाले गिन लो, ठीक है, 4 है तो 3 वाले गिन लो, 3 है तो 2 वाले गिन लो, उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, ठीक है। ये है 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
कुछ भी हम ऐसे कैप्सूल क्लासेस में नहीं पढ़ाएंगे जो बेकार हो। सारा इंपॉर्टेंट, हम यहां पर आपको पटाने नहीं आए कि बहुत बढ़िया भौकाल काट दिया सर जी। आपको पता है सर हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमें भी पता हम अच्छा पढ़ाते हैं। सर जी अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, अबे तारीफ नहीं कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा कंटेंट वो लेके आएंगे जो पेपर में बार बार आता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भैया, ठीक है। और कैप्सूल क्लासेस जितने आएंगे सब देख डालो। अगर आप एसएससी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सिर्फ कैप्सूल क्लासेस भी देख के जाओगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और डिटेल में स्ट्रक्चर चाहिए तो भैया एप्लीकेशन पे कोर्स बना रहे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लेना भैया, ठीक है। चलो, तो फ्राइस रीअरेंजमेंट एक नेम रिएक्शन है जो पेपर में कई बार विद मैकेनिज्म आती है, समझना। फ्राइस रीअरेंजमेंट, पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये सारी बार बार आती है भैया, ठीक। और कितने नंबर में आएंगी, जैसे मान लिया 15 नंबर में आपको क्वेश्चन आया तो 15 में से ये 3 आ जाएंगी। एक रिएक्शन आप लिखोगे 5 नंबर मिल जाएंगे, और बहुत आसानी से समझना भैया। फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखो जब भी कभी इस तरीके की रिंग दिखे तो इसे हम लोग बेंजीन रिंग कहते हैं। इसके ऊपर OH लगा है, इसका मतलब ये फिनॉल है, ठीक। फिनॉल की CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड से हमने क्रिया कराई। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो HCl अलग हो जाएगा और CH3CO यहां पर आके जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसीटेट, ठीक। इस फेनिल एसीटेट की जब हम AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो भैया ये जो COCH3 है ये एक बार यहां जुड़ेगा, एक बार यहां जुड़ेगा। समझना कैसे, सुनो भैया। जो रिंग होती है इसकी पोजीशन पहचानो। ये जो रिंग बनी हुई है ये जो, तो इस वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। इसे कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं, मेटा। इसे कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, पैरा। तो जब कभी ये वाला ग्रुप यहां पे जुड़ा तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑर्थो वाला कंडीशन है, ठीक है। जब ये यहां पे जुड़ा तो ये पैरा वाली कंडीशन है। नाम क्या होगा बताओ, ऑर्थो एसिटिल फिनोन, ठीक। CH3COCl, CH3CO का मतलब क्या, एसिटिल ग्रुप है ये भैया, ठीक है। तो सरल भाषा में कहें तो ये ऑर्थो वाला है, ये पैरा वाला है। ध्यान से समझते हुए चलना भैया, ठीक। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसकी मैकेनिज्म आपको दिखाने वाले हैं कि फिनॉल से ये इसका ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव कैसे बना। कठिन तो नहीं है, क्यों, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, HCl अलग हुआ, एसिटिल ग्रुप आके जुड़ा, जुड़ने के बाद में भैया जब AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो ये, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ एक था यहाँ 2 कैसे हो गया, भाई रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये 2 अणु हम लोग लेंगे, जब 2 अणु लेंगे तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। अब ये बना कैसे ये समझो भैया, तो एक आपको बना के दिखाते हैं, समझो। सबसे पहले हमने फिनॉल से क्या बनाया भैया, फिनॉल से हमने, ये था फिनॉल हमारे पास, फिनॉल में हमने OH को हटाया और H की जगह पे हमने O तो था ही, OCCH3 लगा दिया। यही लगाया हमने भैया, CH3CO लगा दिया। तो हमने क्या किया, यहां पर उसे डायरेक्ट लिखा है, समझना। ये रिंग हो गई, ये OH वाला O हो गया, ये COCH3 इससे जुड़ गया भैया, ठीक। ऑक्सीजन की औकात ही 2 लोगों को जोड़ने की होती है, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा होगा H2O, ऑक्सीजन से कितने जुड़े हुए, 2, क्योंकि ऑक्सीजन की औकात ही 2 लोगों को जोड़ने की है, ठीक। AlCl3 की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराई, AlCl3 ने कहा हम भी घुसेंगे, इन्हें आओ घुसो। AlCl3 इनके पास आके घुसा, जब इनके पास आके घुसा तो ऑक्सीजन की औकात 2 ही लोगों को जोड़ने की थी, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन राजा हो गया, बोले मेरे पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस। इनके ऊपर प्लस है, जो जबरदस्ती लटक हैं, तो इनके ऊपर क्या आ गया भैया, माइनस। जब इनके ऊपर माइनस आया, प्लस आया तो खिच्चू मचा, क्योंकि चार्ज कहां से आ गया, चार्ज वाज आवेश नहीं होना चाहिए, सब लोग सुकून से बैठेंगे। तो इनने के भैया देखो ऐसा यार जगह खाली करनी पड़ेगी, इनने कहा हम तो नहीं हटेंगे, इनने कहा तो हटाओ ही नहीं हटाओ। तो CH3CO को हम लोगों ने हटाया। जब हटाया तो ऑक्सीजन के फिर से बॉन्ड कितने रह गए, 2। तो 2 बॉन्ड तो इनके बने हैं। ये AlCl3 अपना निगेटिव लेके बैठे हुए हैं, समझना भैया। जब Cl3 निगेटिव लेके बैठे हुए तो ये फिर जे वाला प्लस कहां गया, इन्हें लॉलीपॉप दिया। इनसे क्या कहा कि भैया देखो बॉन्ड तो हम तुम्हारा तोड़ रहे हैं, लेकिन तुम अपना प्लस लेके राजा बन के जाओ। तो CH3CO जो है वो पॉजिटिव बन के अलग हो गया भैया, ठीक। अब समझते रहना, ये जो अपने पास बना हुआ है O और AlCl3, ध्यान से समझना, इसे हम लोग दोबारा से जोड़ेंगे। ये जो CH3CO पॉजिटिव है इससे, ये 2 तरीके से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, ये पैरा पे जुड़ेगा। तो हम इन्होंने क्या किया, इन्हें भैया हम ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ना चाहते हैं, बोले जुड़ो, बोले उसके लिए यहां जगह खाली करनी पड़ेगी, बोले करो। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहां जगह खाली हो गई और यहां जगह खाली हो गई। जब यहां जगह खाली हो गई तो यहां पे COCH3 आके जुड़ गया। अब जब यहाँ पे COCH3 जुड़ गया तो यहाँ तो जगह भर गई, लेकिन यहाँ तो जगह अभी भी खाली थी। तो इनने दोबारा से बॉन्ड बना लिया। जब बॉन्ड इनके फिर से 3 हो गए
तो इनके ऊपर फिर से क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जब इनके ऊपर प्लस आ चुका है तो अब हम लोगों को क्या करना है, दोबारा से उसी स्टेट में वापस लौटना है। क्या किया हमने भैया, जो ये वाला H था, सबको पता होना चाहिए जहां जहां पे बेंजीन होती, रिंग होती है, वहां वहां पे एक कार्बन होता है और वहां वहां पे एक हाइड्रोजन होता है। ये सबको पता होना चाहिए भैया, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, फाइनल ईयर में हो आप, ठीक। तो जो यहां वाला हाइड्रोजन है, यहां वाला, इस हाइड्रोजन को हमने इसीलिए बाहर निकाल के लिखा है। कुछ लोग कहेंगे हाइड्रोजन कहां से ले आए, हर जगह पे एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। ये वाले हाइड्रोजन को भेजा हमने यहां, ठीक। क्यों भेजा, क्योंकि हमें दोबारा से यार OH भी तो बनाना है, तो हमने इस वाले H को भेज दिया यहाँ, ठीक। इस वाले बॉन्ड को तोड़वा दिया, बॉन्ड को तोड़वाया तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, लेकिन इनका प्लस वाला चार्ज हमने इन्हें दे दिया। बोले भैया लो एज अ प्रोटॉन तुम यहाँ रहो, ठीक। तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन था ये आ गया यहाँ। जब यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो जगह फिर यहाँ खाली हो गई, यहाँ तो जगह खाली थी, तो ये भैया बॉन्ड दोबारा से बन गया और ये ऑक्सीजन फ्री हो गया। जब ऑक्सीजन फ्री हो गया तो ऑक्सीजन ने कहा यार हमें अपनी दोबारा से पुरानी वाली हैसियत में आना है। H से कहा तुम आओ, H को जोड़ लिया, OH हो गया। AlCl3 जो था उससे किनारे कर दिया, AlCl3 बाहर हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो ऑर्थो पोजीशन वाला डेरिवेटिव है वो बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भैया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से फिनॉल का ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनता है, ये आप बना सकते हो। अगर हम एक बार शॉर्ट में समझाएं तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने H हटाया, CH3CO लगाया, O से हमने AlCl3 को जोड़ा, इनके ऊपर प्लस आया, इनके ऊपर माइनस आया। प्लस आया तो CH3CO को प्लस थमा के हटा दिया, ठीक। जब हटा दिया तो O खाली हो गया, O खाली हो गया तो भैया हमने क्या किया, इन्हें फ्री कर दिया। इन्हें फ्री कर दिया, इनने कहा हम तो आके भैया जुड़ेंगे। बोले जुड़ो। जुड़ने के लिए बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ा तो यहाँ पर आके ये जुड़ गया और इनके ऊपर फिर से पॉजिटिव आया, क्योंकि दोनों जगह खाली हुई तो यहाँ वाली जगह से इनने फिर बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना लिया तो यहाँ जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से कहा तुम यहाँ आओ। हाइड्रोजन को इन्होंने अपने पास बुलाया, ये जगह हाइड्रोजन की जगह से खाली करी, बॉन्ड बनाया, O और H जुड़ गया और AlCl3 जैसा था वो दोबारा से अलग हो गया भैया और इस तरीके से बन गया इसका ऑर्थो डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर आप पैरा पे जोड़ोगे, मान लिया हम यही ले आके यहाँ जोड़ देते, यहाँ से हाइड्रोजन अलग कर देते तो ये पैरा वाला बन जाता। तो आप कोई भी एक मैकेनिज्म लिख दोगे आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे भैया, ठीक है। जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हो ये कैप्सूल क्लासेस, आपको ये PDF फ्री में मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc करके, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भैया, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होता है समझो। फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल को पिनाकोल कहते हैं। फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड, पहले तो समझो ग्लाइकॉल क्या होता है। ग्लाइकॉल होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसे हम लोग कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक। अब हम क्या करें, ये जो H चल रहा है, दो H यहाँ पे चल रहा है, दिख रहा है, ये देखो 2 H चल रहे हैं, ऐसे 2 H यहाँ चल रहा है, इन्हें हटाए, 2 H हटे तो यहाँ क्या लगा दें CH3, यहाँ लगा दें CH3, यहाँ से 2 H हटे तो CH3, यानी पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सारे हाइड्रोजन हटा दिया और उनकी जगह पे CH3 लगा दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे पिनाकोल। क्या कहेंगे भैया, पिनाकोल। यही लिखा है, फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोल को पिनाकोल कहते हैं, जिसे कॉन्क H2SO4 के साथ में हीट करने पर इसमें डिहाइड्रेशन और रीअरेंजमेंट होता है, जिससे पिनाकोलोन प्राप्त होता है। समझना भैया, ये देखो सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया वही अपना फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल CH2OH, CH2 की जगह पे 2H की जगह पे CH3 आ गया, 2H की जगह पे CH3 आ गया, OH यानी ये क्या है, पिनाकोल है। H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, H2O अलग होगा। देखो ये वाला H2O अलग हो गया, यहां पर जब H2O अलग हो जाएगा, समझना भैया, H2O अलग हो जाएगा तो देखो CH3 जैसे था वैसे ही रहेगा, ये C जैसे था वैसे ही है, CH3 जैसे था वैसे ही है, CH3 जैसे था वैसे ही है। एक जो CH3 ऐसे उठा के यहां लगा दिया, देखो वैसे ही है। और जब यहां से मेरे भाई CH3 भी हट गया, यहां से H भी हट गया, तो दोनों के पास, O के पास एक जगह खाली, इनके पास दोनों ने बॉन्ड बना लिया, इसे हम लोग कहेंगे पिनाकोलोन। क्या कहेंगे, पिनाकोलोन। कैसे बनेगा जरा समझो, उपस्थिति किसकी ली, H2SO4 की। तो मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो भैया सबसे पहले क्या होगा, जो H2SO4 की आप उपस्थिति ले रहे हो ये खुद टूटेगा, टूट के बनाएगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव भैया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो H पॉजिटिव है ये पिनाकोल के पास आएगा, पिनाकोल से कहेगा आओ मौज लेते हैं, बोले ले मौज। ये हाइड्रोजन यहां आके जुड़ा,
जब यहां आके जुड़ा, ऑक्सीजन की औकात कितने लोगों को जोड़ने की है? 2 को। एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब एक प्रोटॉन फालतू हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। प्लस आ गया तो इनने कहा भैया देखो हम बहुत देर नहीं झेल पाएंगे, ये H2O बन के अपना किनारे हो जाओ। ये पूरा H2O बन के किनारे हो गया। H2O बन के किनारे हो गया तो C के ऊपर प्लस रह गया और H2O हमने अलग कर दिया, यही बचा CH3। C OH चल रहा है, CH3 चल रहा है, C के ऊपर प्लस आ चुका है, CH3 है। इस तरीके से कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया। अब हमें क्या करना है भैया, जरा समझना। ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे हम। इसका सेकंड स्टेप समझना भैया। सेकंड स्टेप में क्या किया, इसे हमने दोबारा से उतारा, CH3 COH, ठीक है, CH3 के ऊपर है प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट इधर उधर करेंगे चीजों को, समझना। देखो CH3 जैसे है वैसे ही रखा, ठीक। अब हमने क्या किया भैया, जो ये वाला कार्बन है, ठीक, इसके पास एक CH3 2 CH3 तो थे ही, इसे एक CH3 और दिया, बोले जो तुम पकड़ो, इसे CH3 दे दिया, ठीक। और इनसे कहा कि तुम चुपचाप बैठो, बोले ठीक, ये पॉजिटिव हमें लाओ, बोले लाओ, ले लो। तो जब ये CH3 इनके पास चला गया तो CH3 तो आ गया यहाँ, इनके पास जगह हो गई खाली। ऑक्सीजन से इनने बना लिया डबल बॉन्ड, और जो प्लस था वो एज अ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन भैया अगर एक अकेला प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो वो प्रोटॉन आ गया H के ऊपर। यही हुआ है, देखो जरा कि भैया तीनों CH3 1 2 3 CH3 1 2 3 CH3 इस कार्बन के पास आ गए, ये CH3 वैसे रहा, और C के संग में जो OH चल रहा था, जब यहाँ से CH3 हटाओगे तो यहाँ जगह खाली होगी। जगह खाली होगी तो ऑक्सीजन के संग में डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक पहले से था एक बना लिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस। तो भैया हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, यानी ये ऑक्सीजन के ऊपर एज प्लस दिखाई देगा, क्योंकि 2 और 1 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इस प्रोटॉन को अलग करना चाहिए हमें। कैसे करेंगे भाई? तो अलग करने का तरीका यह है कि हमने तोड़ा था H2SO4 को, कैसे? H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव की उपस्थिति में। तो H पॉजिटिव तो हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, HSO4 की उपस्थिति में, HSO4 निगेटिव की उपस्थिति में रिएक्शन करा देंगे। इसका जो H पॉजिटिव है वो इनके साथ में दोबारा से H2SO4 बन के अलग हो जाएगा। क्या बचेगा? CH3, क्या बचेगा? CO, और C से 3 CH3 बचेंगे, जिसे हम लोग पिनाकोलोन कहेंगे। बिल्कुल आसान है। अगर आप हमसे पूछोगे कैसे हुआ, देखो भैया, फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल है, एक हाइड्रोजन यहाँ लाके जोड़ा, H2O अलग हुआ, C के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो रीअरेंजमेंट कराया। रीअरेंजमेंट कैसे? तीनों CH3 यहाँ लगा लिए, डबल बॉन्ड बनाया, O की 2 की औकात है तो H के ऊपर पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव को HSO4 निगेटिव के साथ में अलग कर दिया और पिनाकोलोन क्रिएट कर लिया। कितनी आसानी से ये रिएक्शन आप लिख सकते हो, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन हम कवर करेंगे, डाइबोरेन। बोरान जब 2 होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे डाइबोरेन। समझना भैया, बोरान कितने हैं? 2, तो इसे हम लोग डाइबोरेन कह देंगे। कैसे बनाएंगे? तो NaBH4, ठीक है, और BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की जब रिएक्शन होती है, इसमें बहुत कुछ समझाना नहीं है, तो 3 NaBH4 4 BF3 मिलेंगे तो NaBF4 और संग में B2S6 यानी डाइबोरेन को बनाएंगे। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जब यह हवा के साथ में रिएक्शन करेगा तो B2O3 H2 और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसे हम लोग रॉकेट के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भैया हीट प्रोड्यूस हो रही है और फ्यूल में हम लोगों को क्या चाहिए होती है? हीट ही तो चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये एयर से रिएक्शन करता है। रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो जब भैया ये पानी से रिएक्ट करता है, ये देखो पानी से रिएक्ट करता है तो H3BO3 यानी बोरिक एसिड बनाता है और साथ में H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब कभी ये NH3 यानी अमोनिया से रिएक्शन करता है तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है। वैसे तो नॉर्मल बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है ना भैया, नॉर्मल बेंजीन का फार्मूला यही होता है, C6H6 होता है भैया, ठीक है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसमें क्या होगा भैया? तो देखो B2S6 NH3 से रिएक्शन हुई, क्या बना? B2S6.2NH3 और ये कन्वर्ट हो गया B3N3S6 में। ये जो B3N3S6 है इसी को हम लोग बोराजाइन कहते हैं या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। देखो ये अपनी ओरिजिनल बेंजीन है। ओरिजिनल बेंजीन कैसे बनती? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, समझो 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, अल्टरनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल डबल, इस तरीके से बॉन्ड चलते हैं। जो अपना बोराजीन है उसमें B3 है तो BN 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 सबके पास एक एक हाइड्रोजन और सारे बॉन्ड सिंगल, इसे हम लोग कहते हैं बोराजीन या बोराजाइन भैया, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें तो रॉकेट फ्यूल के रूप में डाइबोरेन इस्तेमाल होता है, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, एज अ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो B2S6 एक ब्रिज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, यानी बीच में एक हाइड्रोजन कॉमन रहेगा भैया। समझो कैसे? B2 देखो, B बीच में आ गए 2,
H6, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, ठीक। जो किनारों पे हैं, किनारे को कहते हैं टर्मिनल, तो इन्हें HT लिखा है क्योंकि H टर्मिनल है ये। जो बीच में है ये ब्रिज्ड, दोनों के बीच में कॉमन है, सेतु का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये ब्रिज्ड स्ट्रक्चर होता है। जब मेरे भाई 1, 2 और ये हाइड्रोजन तीनों मिलेंगे तो इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये देखो दोनों बोरान हाइड्रोजन बीच में इस तरीके का बॉन्ड बनेगा जो दोनों को जोड़ रहा है। ये केले की तरह नजर आ रहा है, इसलिए इन्हें बनाना बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं। जो किनारों पे HT लिखे हैं ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, जो बीच में लिखे हैं ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन या ब्रिज्ड हाइड्रोजन है भैया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, बनाना बॉन्ड भी पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर हम अगर बात करें बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम आयन, जो Ca डबल पॉजिटिव आयन है, कैल्शियम आयन है, इसका क्या रोल होता है? तो सभी को पता, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 2-3 नंबर में ये आ सकता है, तो हमने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, इन्हें भी आप तैयार करें। नंबर 1 क्या है? 90% कैल्शियम जो है बॉडी के स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। हमारा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो कंकाल है, 90% कैल्शियम तो उसी के अंदर है, यानी हड्डियों के अंदर ही 90% कैल्शियम होता है। ये बोन्स में अब जरा ध्यान से समझो, 2 शब्द हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम फास्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम फास्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देखो जब कभी आप 2 नंबर 3 नंबर में लिखोगे, 2-4 अगर केमिकल नेम नहीं लिखोगे तो सामने वाले को लगेगा बना के ही लिखा, सब लिख लेंगे दांतों में, हड्डियों में, तो एक आध बताना पड़ेगा ना कि किस रूप में हड्डियों में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। अल्प मात्रा में कैल्शियम आयन बॉडी फ्लूइड में, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर तरल है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर भी पाया जाता है। कैसे, क्या करता है ये? ब्लड का कोagulation करता है। ब्लड कोagulation समझते हो? खून को जमाने का, थक्का जमने का। यहां से उंगली काटी और भैया खून चूहे जा रहा है, चूहे जा रहा है, चूहे जा रहा है, मर जाओगे। तो उसे जमाने का काम विटामिन K करता है, कैल्शियम करता है, इन लोगों का काम होता है। और साथ ही साथ भैया किस तरीके से आपके जो हार्ट के मसल्स हैं, नर्व्स हैं, जो नब्ज हैं, दिल की धड़कन है, ये सब भी ये मेंटेन करता है, मेंटेनिंग द नॉर्मल एग्जेक्टिबिलिटी भैया, ठीक है। चौथी बात करें तो बच्चों में जो कुपोषण हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण हो जाता है, वो भी Ca डबल पॉजिटिव की डिफिशियंसी के कारण होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो टेटनी रोग हो जाता है, ठीक। और अगर ज्यादा हो जाए कैल्शियम, तब का कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स हो जाता है, इसमें हड्डियां जो वो टेढ़ी होने लगती हैं। कैल्शियम देखा होगा कई बार क्या होता है, लोग जरा सा गिरे हाथ टूट गया, कैल्शियम की कमी है। और अगर कहीं मान लिया बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाए तब भी समस्या है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स उसे कहते हैं। इसकी वजह से हड्डियां वगैरह टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज के इस कैप्सूल क्लास में हमने ऐसा नहीं किया है कि भैया हम आपको बहुत बढ़िया इंप्रेस करने आए हो, लेकिन जान लगा के पढ़ाइए मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि मजा आने वाला है तो भैया कमेंट में लिख देना ये सेकंड पेपर है, और हम सारे वही क्वेश्चंस उठा के ला रहे हैं कैप्सूल क्लासेस के अंदर जो आज तक पेपर में आए हुए हैं। आने वाले 7-8 कैप्सूल क्लासेस के बाद आप कोई पेपर उठा के देख लेना, आप सब सॉल्व कर लोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है भैया, टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है BDKDN BSc, इसकी PDF वहां पर मिल जाएगी, जाके भैया पढ़ लो, ज्वाइन कर लो। अगर आप चाहते हो स्ट्रक्चर्ड, तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बच्चों से वादा किया 100 रुपए और कम कर देंगे कोर्स में, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। यहां तक कि ये जो कैप्सूल क्लासेस हैं ये भी एक फोल्डर अलग से बन जाएगा उसी कोर्स में, इसकी PDF, कैप्सूल क्लास, सब कुछ, साथ ही साथ जितना ज्यादा से ज्यादा क्लास अपलोड कर पाएंगे वो सब भी एक जगह पे मिल जाएगा। ढूंढना नहीं है, कुछ करना नहीं है। मान लिया आप SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जब कभी मन करे, मेरे पास 2 घंटे हैं, अपना कोर्स भैया खोला आराम से एप्लीकेशन पे और आराम से बैठ के देख रहे हैं। 1 वीडियो देखी, 2 देखी, 3 देखी, अब नहीं देखेंगे, अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। आराम से डेली का 1-1.5 घंटा भी दोगे तो बहुत आराम से अच्छे नंबर ले आओ। नहीं तो भैया यहां पर जो हम ये कैप्सूल क्लासेस ला रहे हैं इन्हें देखते रहो, बढ़िया नंबर लेके आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है भैया, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।